टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस का मतलब क्या है कि हमने कहा था ना कि जो रेजिस्टेंस होता है रो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। हमने ये बात बताई थी आप लोगों को, और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है। तो पहला जो रो है ये आया था कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। और किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? एक आया था टेम्परेचर पे। समझ में आ रहा है? इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और ह्यूमिडिटी वगैरह पे भी थोड़ा वो डिपेंड करता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ह्यूमिडिटी के लिए। बाकी इन चीजों के लिए तो फॉर्मूला है, लेकिन ह्यूमिडिटी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ह्यूमिडिटी का मतलब मॉइस्चर वगैरह से, जैसे मान लो कि अगर हेलो, वीडियो नहीं आ रहा है? हेलो, ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हालांकि ह्यूमिडिटी का कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि कितना ह्यूमिड होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगा, लेकिन जनरली माना जाता है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाए ना तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। जैसे ह्यूमिडिटी का मतलब एयर मॉइस्चर वगैरह से है। जैसे कार्बन वगैरह जब पकड़ लेता है, ठीक है ना, तो उसको छुड़ाया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उसमें कंडक्टिविटी अच्छे से इंक्रीज कर जाता है। तो वो सारी चीजें जो मॉइस्चर आके बैठ जाता है, जो बाहर कोई अगर वायर रखा हुआ है तो वो सब किसकी वजह से होता है? ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, ठीक है ना। तो बाकी ये जो तीन चीजें हैं, मटेरियल, डायमेंशन और टेम्परेचर। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या क्या है, और वो रिप्रेजेंट करता है हमारा रो। मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए रो है, और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और टेम्परेचर के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे, और ह्यूमिडिटी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो टेम्परेचर को ये कैसे डिपेंड होता है, तो हम लोग मेटल के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, और सेमीकंडक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। तीनों चीज के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया था, रो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आया था ना। एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आया था कि नहीं आया था? आया था ना। तो ये बताओ कि जो एम है यहाँ पे वो क्या है? मास ऑफ चार्ज है ना। एन क्या है कि उसके अंतर्गत कितना ज्यादा नंबर में कोई भी चीज है वहां पे, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं। चार्ज डेंसिटी है एक फिक्स वैल्यू वॉल्यूम के लिए। और हमारा ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ, और यहाँ पे टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। हाँ। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल में क्या चीजें होंगी जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी? रेजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का बढ़ जाना। क्योंकि हमें पता है कि R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, यानी कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रो का। होता है ना। मतलब कि रेजिस्टिविटी बढ़ने का सीधा सीधा मतलब क्या है? कि रेजिस्टेंस का बढ़ जाना, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है रो इक्वल टू, इसका डेरिवेशन नहीं है, जब आगे की क्लास में आप लोग जाओगे तो वहां पे मिलेगा। रो इक्वल टू रो नॉट। हेलो, कैसे आया सर? क्या वो रो इक्वल टू रो नॉट, ये जो है रेजिस्टिविटी है। मतलब कि जो रो की वैल्यू है, ये रो नॉट में अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो रो नॉट हो जाएगा, और ये अल्फा रो नॉट, और ये टी माइनस टी जीरो होगा। टी माइनस टी जीरो का मतलब ये है, ये फॉर्मूला कहाँ से है इस पे ध्यान मत दो आप लोग, क्योंकि इसका डेरिवेशन है नहीं। ये बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़े थे। आप लोग भी हो सकता है तो अगर बीएससी करने का मौका मिले तो आप लोग भी पढ़ोगे, या फिर बीटेक वगैरह करोगे तो उसमें मिलेगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज है, यहाँ पे डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो रो है ये इनिशियल है, इनिशियल रेजिस्टिविटी है, और ये जो टी नॉट है ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर है, और ये जो टी है वो फाइनल टेम्परेचर है। तो जब फाइनल टेम्परेचर में इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो समथिंग कोई टेम्परेचर आएगा, उसको मान लेते हैं कोई टेम्परेचर हमारा टी आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो टी है, ये जो टी है
ये राइज इन टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो अगर T डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो अल्फा से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम लोग, तो ये आ जाएगा रो इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा इन रो इंटू अल्फा टी। अगर हम लोग ये जो T नॉट है इसको मान लेते हैं कि समथिंग टेम्परेचर T डिग्री पे अगर ये रो की वैल्यू रो नॉट है अगर, तो अगर टेम्परेचर हम जितना बढ़ाते जाएंगे उसमें इस रो नॉट में समथिंग ऐड होता जाएगा, मतलब रो की वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। और जब रो की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो रो इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू रो, तो रो जब बढ़ेगा तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी मेटल के लिए फॉर्मूला है, अगर किसी भी मेटल में, माइक बंद कर लो आप लोग, किसी भी अगर मेटल में, किसकी माइक ऑन है, बंद कर दो माइक अपना, देवी प्रकाश सोनी। देखो अगर किसी भी मेटल में अगर T डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो कैसे उसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है, तो उसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है कि रो इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी, रो नॉट अल्फा टी, मतलब कि ये रो नॉट पहले जो वाला टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी था, जब T डिग्री बढ़ गया तो इसमें समथिंग ऐड हो गया, और वो कितना हो गया, तो इसमें रो नॉट अल्फा टी के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अब अल्फा क्या होता है, तो अल्फा को हम लोग कहते हैं, अल्फा का एक नाम होता है और इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं अल्फा को, इसको पता है, हाँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी वैल्यू कितना होता है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। तो ये जो रो माइनस रो नॉट है इसको हम लोग डिफरेंशियल के टर्म में डी रो लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो चेंज इन रेजिस्टिविटी ही है, चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन रो नॉट, और ये भी चेंज इन टेम्परेचर है तो ये भी dt है, तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो जो अल्फा की वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का मतलब ये है कि अगर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो रेजिस्टिविटी है वो डेल्टा रो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और किस रेट से चेंज होगा ये डिपेंड कर रहा है कि हमारा रो नॉट की वैल्यू इनिशियल में कितना है। तो अल्फा की जो यूनिट होगा, ये डी रो की यूनिट और रो की यूनिट दोनों का सेम होगा, और ये dt का यूनिट ऊपर चला जाएगा तो माइनस डिग्री सेल्सियस -1 होगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो डिग्री पर सेंटीग्रेड होगा, ठीक है ना। और ये बताता है कि किस रेट से हमारा रेजिस्टिविटी चेंज हो रहा है अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा ये चीजें कम समझ में आ रहा होगा, उसका रीजन ये है कि ये फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं है, जो फॉर्मूला ऑलरेडी एक बार फिर डेराइव से बता दीजिए। फॉर्मूले के बारे में बता दें, जो फॉर्मूला ऑलरेडी डेराइव है उस फॉर्मूले के हम लोग उस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत कम समझ में आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करो। आप लोग ये मत सोचो कि फॉर्मूला कहाँ से है, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला है कि रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट को हम लोग टी भी लिख सकते हैं, और यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर टी डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रो की वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगा। जो रो नॉट है वो रो नॉट ये बता रहा है कि हमारा स्टार्टिंग में रेजिस्टिविटी किसी भी पर्टिकुलर मेटल का कितना था। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है सिर्फ ओनली फॉर मेटल है, ना तो ये एलॉय के लिए और ना ये सेमीकंडक्टर के लिए और ना ही ये इंसुलेटर के लिए, ये फॉर्मूला सिर्फ मेटल के लिए वैलिड है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि मेटल में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि अगर कोई भी अगर मेटल है और उस मेटल के अंदर के अगर टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, और जब थर्मल एनर्जी बढ़ जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन हो या फिर जो भी आयंस हो जिसकी वजह से वो फ्लो कर रहा है चार्ज वहां पे, उसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, और जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो उसका रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी वाइब्रेट होगा उतना जल्दी जल्दी वो कोलाइड करेगा,
और जितना जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा वो, उसका रिलैक्सेशन टाइम उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो इस वजह से अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। कल मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो कि किसी को जाना है अगर कहीं रास्ते में, अगर वो हर आधे घंटे में रेस्ट ले रहा है, कोई हर 1 घंटे में रेस्ट ले रहा है, तो निश्चित रूप से जो हर आधे घंटे में रेस्ट ले रहा है उसकी मोबिलिटी कम है और वो उतना बेहतर नहीं चल पा रहा है, समझ में आ रहा है? और जब उतना बेहतर नहीं चल पाएगा तो उसके रेजिस्टिविटी इस कंडक्टर के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो टाउ ये रिलैक्सेशन टाइम है कि कितना देर में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है, मतलब एटम के पास जाके अपने आप को स्टॉप कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो जब कोलिजन की टाइमिंग अगर कम हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और किस रेट से बढ़ेगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ने का रेट को बताता है अल्फा, क्योंकि हर मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग होगा, हर एटम के, हर मेटल के लिए। और ये होता है डी रो अपॉन डी टी और 1 अपॉन रो नॉट। रो नॉट जो है इनिशियल रेजिस्टिविटी है हमारा, अगर, और इसका यूनिट होता है अल्फा का पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो किसी भी मेटल का क्या सभी मेटल के लिए शुरू से जब हम टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई भी मेटल है और अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, V इक्वल टू आई आर, जहाँ से सारी कहानी शुरुआत हुआ है, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, मैंने ऐसा कहा था। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसका ग्राफ होता है, रेजिस्टेंस का होता है। तो क्या ये सबके साथ सेम होता है, मतलब कि जो रेजिस्टिविटी है, और अगर टेम्परेचर में अगर हम ग्राफ बनाए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में, तो अगर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर फिक्स टेम्परेचर को बढ़ाने पे अगर इक्वल रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज करेगा तो उसका भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। आप लोग ये चीज यूनिफॉर्म मोशन में भी पढ़े होंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में भी पढ़े होंगे आप लोग, V अपन आई आर के भी ग्राफ में पढ़े होंगे कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई भी चीज इक्वली अगर इंक्रीज करता है तो उसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसे ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनता है ना। तो यहाँ पे भी कहानी वही है कि इक्वल टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करने पे अगर इक्वल रेजिस्टिविटी अगर बढ़ता है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, अगर रेजिस्टिविटी रो में और अगर टेम्परेचर में अगर ग्राफ बनाए तो इसमें एक चीज समझना ये है इम्पोर्टेंट कि कभी भी सभी मेटल्स के लिए क्या ये चीज फॉलो करता है क्या, या हर टेम्परेचर पे ये रूल फॉलो करता है क्या। तो मैं पहले बताता हूँ आप लोगों को कि ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा, अगर टेम्परेचर को अगर बढ़ा देंगे तो भी इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, और अगर बहुत कम कर देंगे टेम्परेचर तो भी इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर में, जो कि सिलेबस में आप लोग का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप लोग सुपर कंडक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो फिर सुपर कंडक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर किसी भी मेटल का या किसी एलॉय का अगर टेम्परेचर अगर हम लोग डाउन करते जाएं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब उस टेम्परेचर पे कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। और सुपर कंडक्टर बनने का पीछे का जो रीजन है वो रीजन ये रहता है कि उसका इंट्रामॉलिक्यूलर जो मूवमेंट होता है वो इतना कम हो जाता है, उस पर थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के लिए बाध्य हो जाता है, और वो लगातार चलता रहता है बिना किसी रेजिस्टेंस का। मतलब किसी सुपर कंडक्टर उसको कहते हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाए, जिसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसको हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो यहाँ पे भी अगर टेम्परेचर को अगर हम कम कर दें, अगर टेम्परेचर को क्या कर दें, कम कर दें, तो जो प्योर मेटल है उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर क्यों ऐसे बनेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर को कम करेंगे और स्टार्टिंग में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो रो की वैल्यू बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, रो की वैल्यू क्या होगा, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और जब टेम्परेचर समथिंग आ जाएगा इसके बाद फिर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो रो की वैल्यू बढ़ती जाएगी और फिर एक स्ट्रेट लाइन की तरह में ग्राफ मिलता जाएगा। मतलब टेम्परेचर अगर आवश्यकता से ज्यादा अगर कम है, मतलब रूम टेम्परेचर से अगर नीचे है, डाउन है, तो उस समय जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब जितना ठंडा रहेगा कहीं पे उतना कम वहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, उतना बेहतर करंट फ्लो करता है। आप कहोगे कि सर बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा देता है इस रूल को फॉलो क्यों नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं मिलता है। उसका रीजन ये है कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो ये ग्राफ बाद में ऐसे जाने लगेगा। क्यों ऐसे जाने लगेगा, क्योंकि अगर ऊपर अगर ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टेम्परेचर टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ग्राफ के ऊपर जाने का मतलब कि रो अचानक से बढ़ गया। इस ग्राफ को ऊपर जाने का मतलब क्या है कि
टेम्परेचर आसानी से तेजी से बढ़ गया। उसका रीजन क्या है कि अगर बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर दे देंगे तभी भी जो रो की वैल्यू अचानक से क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो रो की वैल्यू बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करता है। ये बिहेवियर ऑफ मेटल है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है, इसको हम लोग आर के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर जो है ये प्रोपोर्शनल है रो का, तो यहाँ पे रो के जगह पे हम लोग आर भी रख सकते हैं। तो आर इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू अल्फा टी। इस फॉर्म में भी हम लोग रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो रो जब रो बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, क्योंकि जो आर है वो रो पे डिपेंड करता है। बाकी अगर किसी मेटल का अगर डायमेंशन अगर फिक्स कर दें तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हो जाएगा। तो आर इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी। मतलब टी क्या है यहाँ पे, टी डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने पे कितना उसके अंतर्गत रेजिस्टेंस को बढ़ जाना, यही इस फॉर्मूले यही इस फॉर्मूले द्वारा हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कहानी मेटल के लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कोई समस्या हो तो पूछो, ताकि फिर हम लोग आगे चलें। आगे चला जाए। हेलो, आवाज क्लियर आ नहीं रहा। हम्म। आप लोगों का नोट्स मैं 1 से 2 दिन में दूंगा। मुझे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और मुझे याद भी नहीं आ रहा है। सेमीकंडक्टर के लिए फॉर्मूला होता है, जो वो मेटल के लिए था और एक सेमीकंडक्टर के लिए होता है, कि नंबर ऑफ जो डेंसिटी है अगर किसी फिक्स टेम्परेचर टी के लिए, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है एन नॉट ई के पावर माइनस ई जी अपॉन के बी टी। इतना खतरनाक फॉर्मूला आप लोग सोच रहे हो कहाँ से आ गया ये। एन इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस ई जी अपॉन के पी टी। यहाँ पे कौन क्या क्या है इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं और फिर कुछ इस फॉर्मूले को स्टडी हम लोग करेंगे। एन यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है, वॉल्यूम डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि हम लोग का जो रो की वैल्यू आया था वो आया था एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, आया था ना। यहाँ पे जो एन है उसी के लिए फॉर्मूला है। तो देखो एन जो है रो के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें है ना। तो इस एन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन रो इक्वल टू 1 अपॉन रो नॉट ई के पावर माइनस ई जी अपॉन के बी टी। लिख सकते हैं इतना, क्योंकि जो रो है ये एन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा रो नॉट, और ई के पावर ये माइनस हट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा ई जी अपॉन के बी टी। अब ये थोड़ा सा ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के द्वारा अब हम लोग कुछ स्टडी कर सकते हैं। तो क्या स्टडी करना है इस फॉर्मूले में, तो देखो हम लोग जो अभी मेटल के बारे में पढ़े हैं कि जब भी अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं, जब भी अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाता है, सॉरी रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाता है। समझ आ रहे हैं, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और जब बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यहाँ पे टी जो है टेम्परेचर है, के बी जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। आप लोग को पता होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में, केमिस्ट्री में कई बार यूज होता है। 10 के पावर -23 के आसपास वैल्यू होता है, 1.3 10 के पावर -23। ईजी जो है ये एनर्जी गैप है, और ईजी एनर्जी गैप है, और एन नॉट क्या है, ये एन जो है वो डेंसिटी है। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये एन नॉट इनिशियल है, और ये टी टेम्परेचर पे वैल्यू दी हुई है। तो हमने जो ये फाइनली ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया कि अगर टी की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं, टी की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो क्या हमारा जो रो की वैल्यू है वो कम होगा या ज्यादा होगा। इस फॉर्मूले से आप लोग अंदाजा लगा के बताओ मुझे कि टी की वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या रो की वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा।
क्या होना चाहिए? बताओ। ई से आप लोग डरो मत, नॉर्मल उसको कोई भी अगर कांस्टेंट आप लोग मान सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो पहले इसके बारे में सोचो। यहाँ पे जो है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो इस की बारे में अगर बात करें तो टेम्परेचर हमारे डिनोमिनेटर में है। किसमें है? डिनोमिनेटर में। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस होल वैल्यू जो है फ्रैक्शन का, होल वैल्यू क्या हो जाएगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? क्योंकि बाकी जो चीज है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, के भी कांस्टेंट है, ईजी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगा कि ज्यादा होगा? बोलो। कम होगा। हाँ, कम कम होगा। कम होगा, बिल्कुल। तो अगर किसी भी चीज की पावर अगर कम होता है तो उसकी होल वैल्यू कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। जैसे 2 के पावर अगर मैं 5 लिखूं और 2 के पावर 10 लिखूं, तो पावर कम हो जाने का मतलब होल वैल्यू कम होना है कि ज्यादा होना है? कम होना है, क्योंकि 2 के पावर कम 5 होना की है वैल्यू सर। कम। हाँ, 2 के पावर 10 से। तो टी की वैल्यू जब बढ़ेगा तो रो की वैल्यू अब बताओ कम होगा कि ज्यादा होगा? बताओ। कम होगा सर। टी की वैल्यू बढ़ेगा तो रो की वैल्यू कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। सबको समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। तो यहाँ पे यस सर। हमने ये देखा कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, रो की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, मतलब बहुत ही तेजी से रो की वैल्यू कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंशियल का पावर जो होता है उससे बहुत तेजी से चीजें घटती हैं या फिर बढ़ती हैं। तो अगर रो की वैल्यू अगर कम हो रहा है, रो की वैल्यू अगर डाउन हो रहा है, तो एन की वैल्यू फिर क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। हाँ कि नहीं? अगर यस रो की सर। वैल्यू कम हो रहा होगा तो एन की वैल्यू फिर बढ़ रहा होगा। और जब एन की यस सर। वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर के जो भी चीजें हैं, नंबर मतलब डेंसिटी जो है उसका, वो डेंसिटी क्या होगा हमारा? बढ़ेगा कि कम होगा? सॉरी, डेंसिटी जो है, वो डेंसिटी अगर बढ़ जाएगा तो उससे होगा क्या? जैसे मान लो कोई एक सेमीकंडक्टर है। मैं ऐसे चीज के बारे में आप लोग बता रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ज्यादा आप लोग के पास जानकारी नहीं। सेमीकंडक्टर चैप्टर इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है आगे। तो अगर मान लो कि सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होगा, वो उतना बेहतर कंडक्टर होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब उसमें जो करंट होगा उतना बेहतर तरीके से फ्लो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? तो वही मैं भी कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, रो की वैल्यू क्या होगा? कम होगा। और रो की वैल्यू कम होगा तो एन की वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि थर्मल एनर्जी से होता है। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होता है, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं उसमें, और उस कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में बंधे रहते हैं। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते जाते हैं, उसके अंदर थर्मल एनर्जी आ जाता है। और उस थर्मल एनर्जी की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है, जो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं, उस फोर्स के द्वारा अपनी पहले वाला जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को ब्रेक करके और ये फ्लो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा अपने बॉन्ड से, और उतना बेहतर वो कंडक्ट करने लगता है। तो यहाँ पे कहानी थोड़ा मेटल से अपोजिट है कि सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और मेटल में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। आ रहा है ना? इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की थोड़ा बात कर थोड़ा लेते सर। हैं। थोड़ा थोड़ा ही आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला का डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही आएगा। इसके बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है क्या है कि लिक्विड होता है, और उस लिक्विड और सॉलिड के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है, या लिक्विड लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जब भी टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं, तो जैसे मान लो कि CuSO4 है, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट का। तो
इस तो जो थर्मल एनर्जी होता है, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो इस थर्मल एनर्जी को के द्वारा इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में थोड़ा हेल्प मिल जाता है। तो ये Cu2 प्लस एक इलेक्ट्रोड के ऊपर और एक इलेक्ट्रोड के ऊपर SO4 2 माइनस इकट्ठा होने में थोड़ा हेल्प मिल जाता है जब टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो। और इस वजह से जब आसानी से ये इकट्ठा होने लगेगा, मतलब ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन अगर वहां पे डन होने लगेगा आसानी से, तो फिर वहां पे हमारी इसकी प्रचुरता बढ़ जाएगी आयंस की, और फिर वहां पे आसानी से फ्लो करने लगेगा। मतलब इसकी भी कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसका कहानी कुछ अलग है सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर एक एलॉय का सेमीकंडक्टर एक सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प मिल जाता है और हमें आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आसानी से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करने लगता है। और जो एलॉय है हमारा CuSO4 जो है, इलेक्ट्रोलाइट जो है, उसमें इसके आपस के बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प मिलता है क्योंकि एक लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इसमें जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्युमुलेशन होने लगता है और इस वजह से इसमें करंट आसानी से फ्लो करने लगता है। तो ये हमारी कहानी है टेम्परेचर के डिपेंडेंस पे अलग अलग मटेरियल का। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, और फिर सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक आध न्यूमेरिकल करो। तो क्वेश्चन लिखो तो आप लोग, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन किया जाए हम लोग, और फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ। आप लोग क्वेश्चन नोट करो, देखता हूँ किसका आंसर पहले आ रहा है। लिखो, क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट टेम्परेचर would be resistance of a copper would the resistance of a copper conductor be double its resistance at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius। सेकंड क्वेश्चन इसमें एक और है, does the temperature hold for all copper conductors regardless of shape and size, इसमें अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है कॉपर का 3.9 इंटू 10 के पावर -3, 3.9 इंटू 10 के पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। आंसर आया? कॉपर के लिए हम कॉपर एक प्योर मेटल होता है, और मेटल के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था हमने कि क्या फॉर्मूला था, रो इक्वल टू रो नॉट
rho equal to rho naught 1 plus t minus t naught 1 plus alpha t minus t naught, यही था ना। तो इसके लिए हम लोगों ने अगर रेजिस्टेंस के लिए अगर मान लो निकालना है, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो एल अपॉन ए। मैं किया भी था, फिर से कर दे रहा हूँ, मतलब कि आर प्रोपोर्शनल होता है रो का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो हमें अल्फा की वैल्यू पता करना है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट टी माइनस टी नॉट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा आर माइनस आर नॉट अपॉन आर जीरो, और ये हो जाएगा टी माइनस टी नॉट, ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। तो कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर 0 दिया हुआ है, तो किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल हो जाएगी कॉपर के लिए। और उस कॉपर के लिए अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू कितना दिया है, आंसर 3.9 इंटू 10 टू दावर 3.9 इंटू 10 टू दावर दिया हुआ है -3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री पर सेल्सियस, ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है। तो देखो, तो हमें रेजिस्टेंस को डबल करना है, मतलब कि अगर इनिशियल रेजिस्टेंस अगर आर नॉट है तो 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो किस टेम्परेचर पे ये 2 आर नॉट हो जाएगा, किस टेम्परेचर पे 2 आर नॉट हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें आर को हमने 2 आर नॉट कर देना है, और ये माइनस आर नॉट हो जाएगा अपॉन नीचे आर नॉट हो जाएगा इनिशियल, और किस टेम्परेचर पे, मतलब कि अभी टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 0 है, तो हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। और अल्फा की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है, 3.9 इंटू 10 टू दावर -3 इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर आर नॉट हो जाएगा, नीचे भी आर नॉट है, और यहाँ पे टी, तो इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 3.9 इंटू 10 के पावर -3। इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 अपॉन 3.9, यानी कि 10,000 अपॉन 39। इसके आंसर आप लोग कैलकुलेट कर लो, इसके आंसर आएगा 256 डिग्री सेल्सियस, 256 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर आएगा। कि अगर 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर समथिंग अगर रेजिस्टेंस होगा, तो 256 डिग्री टेम्परेचर पे इसका जो रेजिस्टेंस हो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना ऐसे ही टेम्परेचर, ऐसे ही रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब बहुत स्मूथ फ्लो करता है। तो अब उसका डबल रेजिस्टेंस होने के लिए हमें 256 तक जाना होगा, नोट कर लो आप लोग। और सेकंड क्वेश्चन एक और था ना, इसमें कह रहा था कि does this temperature hold for all copper conductor regardless of the shape and size। बिल्कुल, जो अल्फा की जो वैल्यू है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो एक मटेरियल को एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका शेप और साइज क्या है, जब अल्फा की वैल्यू सेम है, क्योंकि हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू ही तो 1 अपॉन टी आया है, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। तो टेम्परेचर पे अल्फा से क्या असर पड़ेगा, जब अल्फा की वैल्यू फिक्स है किसी भी शेप और साइज के लिए, टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आंसर हमारा इतना ही होगा, ठीक है ना, किसी भी शेप और साइज के लिए। कर लो। तो सर आंसर क्या लिखेंगे इसके लिए? टॉपिक कंप्लीट करने के लिए समय बचा नहीं है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, करके रखना आप लोग। लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर of a platinum resistance thermometer at the ice point, thermometer at the ice point is 5 ohm, is 5 ohm and एक बार फिर से बोल दीजिए, एक बार फिर से। देखो, the resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at the ice point, at the
ice point is 5 ohm and at the stream point is 539 sorry 5.39 ohm 5.39 ohm. NCERT का क्वेश्चन है, लिखो when the temperature is inserted when the thermometer when the thermometer is inserted in a hot bath the resistance of the platinum wire सर 5.39 ओम, उसके बाद बताइए। लिखो when thermometer is inserted in a hot bath the resistance of the platinum wire is 5.975 ohm 5.975 ohm 5.975 ohm. Calculate the temperature of the bath. कल आप लोग करके रखना इसको और बताना कितना आंसर आ रहा है। कल हम लोग कुछ सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम कैलकुलेट के बाद सर, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ ठीक है, नोट हो गया, करके रखना आप लोग। ठीक है, कल हम लोग ओम्स लॉ की लिमिटेशन पढ़ेंगे और कुछ सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।